समान अध्ययन जीके जीएस के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ 6 सब्जेक्ट का महा रिवीजन करेंगे और ये 6 सब्जेक्ट आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इनमें जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 6 सब्जेक्ट में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस, ये 6 सब्जेक्ट जो कि प्रीलिम्स के कोर सब्जेक्ट हैं, इनको हम लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको भारत की मिट्टियां पढ़ाई थी। इसके पिछले सेशन पे हमारा डिस्कशन हुआ था भारत की मिट्टियों को लेकर के। तो हमने जो है ये आप सभी से चर्चा की थी, आपको बताया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये सारी डिस्कशन हो गए थे। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी के बारे में डिस्कशन हो गया था, काली मिट्टी के बारे में डिस्कशन हो गया था। आज के सेशन पे मैं डिस्कशन करूंगा आप सभी से जो लाल मिट्टी है और लैटराइट मिट्टी है। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बैच में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। अभी जो भी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं। तो लाल मिट्टी वाला क्षेत्र आप देखिएगा एक बार, ये मैप है इंडिया का और इस मैप में आप ये जितना रेड कलर से एरिया देख रहे हैं सारा लाल मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी जो है ये पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी ये लाल मिट्टी है, रेड मिट्टी। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकता होती है, इसी कारण से इसका कलर लाल रंग का होता है। इसमें लोहे की अधिकता होती है। ये रंग लाल क्यों हुआ? लगातार जो आग्नेय चट्टानें हैं या रूपांतरित चट्टानें हैं या अवसादी चट्टानें हैं, उनका लगातार विघटन हुआ। उस विघटन के कारण से इस मिट्टी में लोहे की अधिकता के कारण से इस मिट्टी का लाल रंग होता है, लौह ऑक्साइड के कारण से। ठीक है, लौह ऑक्साइड के कारण से इस मिट्टी का नाम कलर लाल रंग का होता है। जब इसमें पानी मिल जाता है इस मिट्टी में तो इसका रंग हल्का पीला होने लग जाता है, पीली दिखाई देने लग जाती है। जल योजित रूप में यह पीले रंग की दिखाई पड़ने लग जाती है। ठीक है, तो लाल मिट्टी होने के पीछे का कारण क्या है? लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के कारण से ये क्या है आपकी लाल मिट्टी के तौर पे है। यहाँ पे लाल मिट्टी है और इसमें यदि पानी की मात्रा पड़ जाती है तो ये पीली हो जाती है। ये अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तीनों की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी ज़्यादा उर्वर नहीं होती है, ज़्यादातर ये बंजर मिट्टी के तौर पे ही होती है। तो उर्वरता विहीन मिट्टी के तौर पे भी जानते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में यह मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जितना जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी उर्वर मिट्टी है, लेकिन लाल मिट्टी उर्वर मिट्टी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार की खेती की जाती हैं, जैसे कि मोटे अनाज की खेती, दालों की खेती, कपास की खेती, ये एग्रीकल्चर यहाँ पर की जाती है। ज़्यादातर आप मिट्टी यदि मानचित्र के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी भी पाई जाती है और लाल मिट्टी भी पाई जाती है। आप मैप को देखिए, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में भी यह मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश यानी झारखंड का क्षेत्र जो है आपका, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यहाँ तक कि ये नॉर्थ ईस्ट प्रदेश है। यहाँ पर देखिए गारो, खासी, जयंतिया का जो पठारी प्रदेश है। इसके अलावा जो पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पर भी नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसकी आप विस्तार इसका देखिए, इस मिट्टी का काफी विस्तार है। नॉर्थ ईस्ट में लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी दो ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और एक पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो आपका जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका लाल मिट्टी है। यहाँ पे देखिए लाल मिट्टी है, ये आपका लाल मिट्टी है। नीचे यहाँ पे देखिए लाल मिट्टी है। दक्षिण भारत में कर्नाटक वाला क्षेत्र, कुछ केरला का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में भी ये मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र का ये हिस्सा देखिए। तो मिट्टी का विस्तार आप इस मैप को दिमाग में बैठा लीजिए। महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पड़ता है। इन सभी रीजन्स में अब इस मिट्टी की विशेषता यह कि इस मिट्टी में चूना मिला दिया जाए, चूने का इस्तेमाल कर दिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर दिया जाए,
तो ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, इस मिट्टी को फर्टाइल बनाया जा सकता है, इस मिट्टी को उर्वर किया जा सकता है। ये है आपकी लाल मिट्टी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड सॉइल, लाल मिट्टी या रेड सॉइल। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं। सबसे ज्यादा भारत में यदि कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। मात्रा के आधार पे सबसे ज्यादा भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है, भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पे पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 40% एरिया में पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। क्लियर है, स्पष्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये 3-4 पॉइंट आपको रट जाना है। पहला पॉइंट बताया, इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण से इसका कलर लाल होता है। इसमें सिलिका और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, पानी मिला देने से पीली हो जाती है। अम्लीय प्रकृति की होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। उर्वरता नहीं होती इस मिट्टी में, पर कपास, गेहूं, मोटे अनाज और दालों की खेती की जाती है। लोकेशंस आपको बता दी, चूने का इस्तेमाल करके, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करके ये आपका उर्वर बनाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो एक तो ये दिमाग में बैठा के रखना है। अब आगे चलते हैं, अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी यहाँ पे यदि आप मैप में देखें तो ये जो आपका ये वाला है कलर है, बहुत छिटपुट पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है इसकी, बहुत छिटपुट पाई जाती है और बड़ी बिखरी हुई मिट्टी है। ये अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई मिट्टी है। अब ये मिट्टी तीन मतलब कैसी जगहों पे पाई जाती है, जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो, जैसे कि राजस्थान में, वर्षा हो, और जहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो और भारी वर्षा हो, उन क्षेत्रों पर ये मिट्टी ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। अब इस मिट्टी के साथ समस्या क्या है, ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वहाँ पे जो निच्छालन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में चूना और सिलिका ये दोनों तो हट जाते हैं, लेकिन लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक इस मिट्टी में बसते हैं। निच्छालन का मतलब है लगातार पानी हो रहा है, वर्षा हो रही है और वर्षा के कारण से पानी का मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा यहां पर पाई जाती है। लोहे का ऑक्साइड लाल मिट्टी में भी पाई जाती है, लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक आपके लैटराइट मिट्टी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। अब ये मिट्टी में जैव पदार्थ भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नहीं, इसमें जैव पदार्थों की कमी होती है। नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है। होता क्या है? लौह ऑक्साइड और पोटास और एल्युमिनियम, ये तीन चीजें होती हैं इसमें। कहां कहां ये मिट्टी पाई जाती है? केरल के तटीय क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्रों में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में छितराई हुई मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में, जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा और वर्षा होगी वहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के निच्छालन के परिणाम स्वरूप ये आपकी मिट्टी बनती है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है। एक सफेद लैटराइट मिट्टी भी होती है, एक लाल लैटराइट मिट्टी होती है, एक सफेद लैटराइट मिट्टी होती है। एक जो लाल लैटराइट मिट्टी होती है इसमें लौह ऑक्साइड और पोटास की मात्रा ज्यादा होती है, उर्वरता इसमें भी कम होती है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी बहुत अच्छी होती है, काजू जैसे वृक्ष और फसलें यहां पर पाई जाती हैं। सफेद लैटराइट मिट्टी की उर्वरता सबसे कम होती है, केओलिन के कारण इसका रंग सफेद हो जाता है। एक पदार्थ पाया जाता है केओलिन, केओलिन के कारण से इसका ये जो है सफेद हो जाता है, ठीक है।
वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लैटराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। लैटराइट मिट्टी में काजू की खेती, चाय की खेती और जो है इलायची की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। तो लैटराइट मिट्टी दो प्रकार की होती है, गहरे लाल रंग की लैटराइट मिट्टी और सफेद रंग की लैटराइट मिट्टी। ठीक है, जो गहरे लाल रंग की लैटराइट मिट्टी है वो मिट्टी में पोटास और लौह ऑक्साइड बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सफेद रंग की जो लौह मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, उसमें केवलिन की मात्रा पाई जाती है। केवलिन के कारण से इसका रंग सफेद हो जाता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो दो मिट्टियां मैंने पहले बताई थी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। आज मैंने डिस्कस किया आपसे लौह। अब ये सब चीजें आपको पता होंगी, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन वाली क्लास में हो आप लोग। ठीक है, ये है आपका लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, इन दो के बारे में भी डिस्कशन हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले सब्जेक्ट के अंतर्गत चलते हैं। अगला पॉलिटी लेते हैं। पॉलिटी में मेरा जो आपसे डिस्कशन चल रहा था, मैंने आपको भारत की विधानसभा सीटों के बारे में, विधान परिषद सीटों के बारे में जिक्र किया था। आज भी हम लोग सीटें लगभग कोशिश करेंगे सारी कंप्लीट हो जाएं। 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की, 100 सीटें विधान परिषद की। बिहार में 243 सीटें हैं, जल्दी चुनाव होने वाले हैं बिहार में, बहुत आसान है, 243। ठीक है, 75 सीटें विधान परिषद की हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटें और 78 सीटें, अभी चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, 78 सीटें विधान परिषद की। कर्नाटक में 224 सीटें और 75 सीटें आपकी विधान परिषद की। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें और 58 सीटें विधान परिषद की। तेलंगाना में 119 सीटें और 40 सीटें विधान परिषद की। तो ये 6 राज्य थे आपके जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों थे। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें, तमिलनाडु में 234 सीटें, एमपी में 230 सीटें, राजस्थान में 200 सीटें, गुजरात में 182 सीटें। ठीक है, अब बाकी ये देखिए, उड़ीसा में 147, केरल में 140, असम में 126, तेलंगाना में 119, बात हो गई थी। पंजाब में 117 सीटें, हरियाणा में 90, छत्तीसगढ़ में 90 और झारखंड में 81। अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा आज पहले यूटी वाले ले लेता हूं, सारे यूटी। 3 यूटी हैं जहां पर विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, पहली बार यूटी बनने के बाद। 90 सीटें हैं यहाँ पे, 90 सीटें हैं। पुदुचेरी में 30 सीटें हैं, पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। और दिल्ली में 70 सीटें हैं, दिल्ली में भी अभी चुनाव हैं। ये विधानसभा जो है यहाँ पर, इन सभी विधानसभाओं की संख्या बता रहा हूं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अपने नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट के साथ चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखिए कौन कौन से आपको पता है। 60 सीटें कई जगह पे हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। यदि इन सबकी सीटों की बात करें तो टोटल 60 सीटें हैं प्रत्येक में। इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60। ये 5 राज्यों में तो 60-60 सीटें हैं। ठीक है, 60-60 सीटें इन 5 राज्यों में हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। असम में बता चुका हूं 126 सीटें हैं, असम में 126 सीटें हैं, असम में 126 सीटें हैं, असम में 126 सीटें। तेलंगाना से भी ज्यादा, तेलंगाना में 119 सीटें हैं। लेकिन नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर में कितनी सीटें हैं? 60-60 सीटें। क्लियर है। दिल्ली में 70 सीटें हैं, उत्तराखंड में भी 70 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, 68 सीटें। विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं। दिल्ली में 70, उत्तराखंड में 70, हिमाचल प्रदेश में 68। ये सारी 60-60। अब एक है मिजोरम, मिजोरम अभी हाल ही में चुनाव थे। दूसरा है गोवा और तीसरा है सिक्किम, अभी सिक्किम में भी चुनाव हुए थे। गोवा और मिजोरम की बात करें तो 40-40 सीटें हैं, 40-40। सिक्किम में सबसे कम सीटें हैं भारत में, 32। सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य है सिक्किम।
सारी सीटें हो गई, सारी सीटों का रिवीजन हो गया। अब सीटें भूलनी नहीं चाहिए, सीटों से गलत नहीं होना चाहिए, 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तब बात बनेगी। देखो नॉर्थ ईस्ट में बस ये याद रखना है, मिजोरम में 40 हैं, असम में 126 हैं। मिजोरम में 40, असम में 126, ये दिमाग में बैठा लेना है आपको, ठीक है। बाकी सब में 60 है, बाकी सब में 60 है आपका। सिक्किम में 32 है, सिक्किम वैसे भी सबसे कम है। रट जाना चाहिए, ये आपको रटना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। आधुनिक भारत, देखिए आधुनिक भारत में मैंने पिछले सेशंस में कुछ कालानुक्रम वगैरह बताए थे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम कवर करेंगे आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, आप सभी को पता है बहुत सारी उपाधियां प्रदान की गई हैं कई सारे लोगों को। तो किसने उपाधि, किसको क्या उपाधि दी गई और किसने प्रदान की, एक लिस्ट देखने वाले हैं। यहां पे 3 सेक्शन बनाएंगे। उपाधि का नाम लिख देते हैं, किसको क्या उपाधि दी गई, पर्सन का नाम क्या है और किसने प्रदान की, यानी दाता कौन है उस उपाधि का, देने वाला कौन है उस उपाधि का। जैसे कि उपाधि का नाम है गुरुदेव। गुरुदेव किसको बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव किसने कहा, महात्मा गांधी ने। लिख लो ये लाइन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने कहा। गुरुदेव किसको कहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने दिया ये उपाधि, महात्मा गांधी। तो फिर एक उपाधि है महात्मा, महात्मा गांधी जी की एक उपाधि है, नाम नहीं है, नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, महात्मा तो उपाधि है। तो उपाधि किसको दी गई, महात्मा बोलते हैं महात्मा गांधी को, देने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। फिर एक है, आपको पता है, तुरंत याद आ जाएगा, नेताजी। भारत में केवल एक ही नेता हुआ है, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है और यह एडोल्फ हिटलर के द्वारा दी गई थी, देने वाला है एडोल्फ हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला, हिटलर ने बोला। अगली उपाधि है सरदार। सरदार है असरदार है, एक ही सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने दिया। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने दिया। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी, पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कोई राष्ट्रपिता नहीं, ये एक उपाधि प्रदान की गई। किसने दिया ये उपाधि, कौन देने वाला है राष्ट्रपिता की उपाधि, महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधित किए गए महात्मा गांधी। एक और उपाधि है राजा। राजा किसको बोलते थे, राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय किसी रियासत के राजा थोड़ो ना थे, अकबर द्वितीय के द्वारा उनको राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय, मुगल समाज, उत्तरकालीन मुगल शासक। जब अकबर द्वितीय की पेंशन रोक दी गई थी तो राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे। उनकी राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिटेन में ही है, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा के नाम से इस्टेब्लिशमेंट किया। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद एक उपाधि है, विवेकानंद एक उपाधि है, नाम नहीं है। विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद एक उपाधि दी गई महाराजा खेतड़ी, खेतड़ी के महाराजा, राजस्थान के एक महाराजा थे, महाराजा खेतड़ी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को उपाधि दी गई विवेकानंद की। विवेकानंद भी एक उपाधि है। एक उपाधि है देश नायक। देश नायक किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से संबोधित किया गया सुभाष चंद्र बोस को, और ये किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी, और महात्मा गांधी जी को महात्मा के नाम से उपाधि दी। महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव के नाम से उपाधि दी। कई बार हम उपाधि देते हैं ना,
जैसे आप मेरा नाम देखते हैं, मेरा नाम रवि प्रकाश आजाद है, आजाद मेरी उपाधि है, आजाद मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम केवल रवि प्रकाश है। आजाद जो लास्ट में एक टाइटल लगता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। देश नायक किसको बोला गया? सुभाष चंद्र बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कौन बोलता था कायदे आजम? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई। बहुत कत्लो, एक तरीके से पाकिस्तान का सृजन करता प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही जो बीज कायदे आजम ने बोया है ना, आज भी उसका दंश हम लोग झेल रहे हैं। अगला देश रत्न। देश रत्न एक नाम और बुलाया जाता था, अजात शत्रु। इस नाम से बुलाए जाने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न बुलाया जाता था। अजात शत्रु, जिनका कोई दुश्मनी नहीं हो, अजात शत्रु थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष। महात्मा गांधी जी के द्वारा उनको देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इतनी उपाधियां स्पष्ट हो रही हैं। गुरुदेव बुलाया रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने, महात्मा बुलाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह दिया, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार बना दिया, महात्मा गांधी जी ने देश रत्न या अजात शत्रु का तमगा दे दिया। ठीक है, तो ये उपाधियां हैं, पता होनी चाहिए आपको। उपाधियों से भी क्वेश्चन आता है, डिस्कस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कुछ आपको जिक्र किया है यहाँ पे। ठीक है, अगले सब्जेक्ट में चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका साइंस का। साइंस में देखिए मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। आप लोग भी सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ से भागते हैं तो वो आपका साइंस ही है। साइंस से सबसे ज़्यादा भागना आपका रहता है, साइंस से सबसे ज़्यादा भागते हैं। मैंने पिछले सेशन में कुछ आपको ये फार्मूलाज बताए थे, कुछ फार्मूला बताए थे। CaOH का होल ट्वाइस डिस्कशन हुआ था पिछले सेशन में। कितने लोग थे? नहीं थे? पिछला सेशन जरूर देखिए, हर एक सेशन को जरूर देखिए। नहीं देखेंगे आप नुकसान कर डालेंगे अपना। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात है और इसका क्या उपयोग होता है ये भी बताया था मैंने। कास्टिक सोडा के बारे में बताया था आपको। ठीक है, NaOH के बारे में, कास्टिक सोडा। आपको मैंने जो है NaCl के बारे में, NaHCO3 के बारे में, धावन सोडा Na2CO3 × 10 × H2O, धावन सोडा, खाने का सोडा। खाने के सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा NaHCO3। धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10 H2O। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये सारी बातें कही जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला डिस्कशन करते हैं। कुछ बातें और हैं जो कि आप एक बार डिस्कस कर लीजिए, चर्चा कर लेते हैं। अम्ल के बारे में, बहुत सारे एसिड्स हैं। एसिड के बारे में आप जानते होंगे। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को जलीय विलयन में नीले लिटमस पेपर के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो वो लाल कर देता है उसको। ठीक है, वाटर का पीएच 7 होता है। 7 से ज्यादा पीएच के जितने भी होते हैं सारे अम्ल होते हैं। 7 से नीचे का जो जिनका पीएच मान होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके? तो ये अम्लों के कुछ उपयोग हैं, मैं कुछ उपयोग बताता हूं। ठीक है, किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है रफली ये डिस्कस करेंगे। जैसे लाइक टमाटर, टमाटर खाते हैं आप लोग, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में सामान्य तौर पे जहां से क्वेश्चन आते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में आप सबको पता है खट्टा दूध होता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल
दही में शर्करा भी पाई जाती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में, अंगूर में, इमली और अंगूर में, ये सब नेचुरल अम्ल हैं आपके। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, जो खट्टापन होता है, टार्ट्रिक अम्ल। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू खाते हैं ना आप लोग, उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी, चींटी जब काटती है ना तो उसमें एक अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल भी होता है और फार्मिक अम्ल भी होता है। चींटी जब काटती है उसमें मेथेनाइक अम्ल होता है और फार्मिक अम्ल भी होता है। मेथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये सारे एसिड्स हैं। चींटी में फार्मिक अम्ल होता है, मेथेनाइक अम्ल होता है। बिच्छू का भी, जब बिच्छू भी काटता है ना उसमें मेथेनाइक अम्ल होता है, तभी आप देखते हैं चट्टा पड़ जाता है, सूजन होती है, पेन भी करता है। तो बिच्छू की जो बूटी बनाई जाती है नेटॉल, नेटॉल में भी मेथेनाइक अम्ल ही डाला जाता है। उसमें भी जो है क्या डाला जाता है? मेथेनाइक अम्ल ही डाला जाता है। तो अम्ल वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। कई प्रकार के अम्ल होते हैं। HCl का नाम सुना होगा आपने, HNO3 का नाम, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एस्टिक अम्ल। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको समझाता हूँ। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर HCl रिलीज होता है। HCl आपका जो है ये भोजन को पचाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है हमारी बॉडी में, HCl बोलते हैं। एसिड बनता है ना, आप कहते हैं ना पेट में एसिड बना हुआ है, तो वो HCl ही होता है आमतौर पे। उसका काम ही होता है, वही भूख है एक्चुअली। जब आपके बॉडी में अम्ल बनने लगता है वही आपकी भूख है, वही आपको कहता है मुझे भोजन चाहिए क्योंकि अब पचाना है। तो हमारी बॉडी में HCl पाया जाता है और HCl हमारे पेट के अंदर भोजन को पचाने का काम करता है। सोने और चांदी को साफ करने के लिए HNO3 का उपयोग किया जाता है। HNO3 का उपयोग किया जाता है। लोहे और जस्ते पर मतलब परत चढ़ाने के लिए, लोहे को साफ करने के लिए H2SO4 और HNO3 का उपयोग किया जाता है। अब यहां पे एक शब्द आता है एक्वा रेगिया का, जिसको हम बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज, अम्लराज अम्लों का एक रेशियो है जिसमें लोहा भी गल जाता है। 3:1 के अनुपात में HCl और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो इसमें लोहा, सोना, प्लेटिनम सब कुछ गर्म हो जाता है, मतलब सब कुछ गल जाता है। HCl, ठीक है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। इन दोनों को यदि हम 3:1 के रेशियो में मिला दें तो एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज में लोहा भी गल जाता है, सोना भी गल जाता है, प्लेटिनम भी गल जाता है, सब कुछ गल जाता है यदि हम HCl और HNO3 को हम क्या करते हैं? एक रेशियो में रखते हैं तो। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह पे एक अम्ल होता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। जैसे HCl है ये क्लोरिक अम्ल है, HF है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। जो हमारी अमाशयी ग्रंथियां होती है, अमाशय में जो भोजन रहता है, जो एसिड बनता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, इसमें कांच भी घुल जाता है, कांच भी घुलनशील हो जाता है HF के अंतर्गत। ठीक है। चींटी जब हमारी बॉडी में काटती है तो काटने के बाद हमारे शरीर के अंदर फार्मिक एसिड चला जाता है, और जब फार्मिक एसिड चला जाता है तो हमारे शरीर में देखेंगे यहाँ पे चट्टे बन जाते हैं जब चींटी काटती है। यदि उसमें बेकिंग सोडा लगा लिया जाए, खाने का सोडा लगा लिया जाए, तो वो बेअसर हो जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आगे से कभी चींटी वगैरह काटती है, पहले बहुत गांव वगैरह में बहुत काटती है, चींटी यदि काटती है, उससे खुजली होती है, तो उसकी जगह बेकिंग सोडा लगा लीजिए। ठीक है, खाने का सोडा लगा लीजिए, आपको चींटी का जो पेन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब साइंस है, ये सारी चीजें हैं। तो ये कुछ अम्ल से जुड़ी हुई बातें थी कि कहाँ पर किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किया और कुछ अम्लों के बारे में बताया मैंने। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, मतलब जनरल वाले क्वेश्चन ही पूछता है, बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। अब चलते हैं इकोनॉमी की तरफ, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। देखिए, अर्थव्यवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हमें समझना चाहिए, वित्त व्यवस्था। हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा का पूरा, भारत की वित्त व्यवस्था की बात करें, जो हमारा फाइनेंस सेक्टर है, वित्त व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जितनी भी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जैसे बैंक हैं, औद्योगिक कंपनियां हैं, सरकार के द्वारा औद्योगिक कंपनियों को, देखो औद्योगिक कंपनियों को भी जरूरत पड़ती है पैसे की, वित्त मतलब पैसा, सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, हर आदमी को पैसे की जरूरत होती है, वित्त का मतलब होता है पैसा। तो पैसा प्रदान करने वाली संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं होंगी, है ना। औद्योगिक कंपनियों को, सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो संस्थाएं उसकी पूर्ति करती हैं, और वो संस्थाएं कौन सी हैं? बैंक। बहुत सारी बैंक भी दो प्रकार, एक तो एनबीएफसी होती हैं जो बैंक का काम नहीं करती हैं, उनको वित्तीय संस्थाओं के तौर पे जानते हैं, बैंक भी एक वित्तीय संस्था है। तो भारत में वित्त व्यवस्था दो प्रकार की होती है। देखो ध्यान समझना, मैं इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट पढ़ा रहा हूं। भारत में हर चीज के लिए क्या चाहिए हमें? वित्त। हमने एक सिस्टम बनाया है, पैसा, धन। वित्त मतलब फाइनेंस, धन, पैसा, जो भी आप इसको देख लें, ठीक है। अब भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है उसके दो पक्ष हैं। वित्त में एक तो मांग है, मांग पक्ष है, उसकी डिमांड भी है ना, और दूसरी तरफ है उसका पूर्ति पक्ष, मांग और पूर्ति, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष, डिमांड एंड सप्लाई। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं, पहला पक्ष है मांग पक्ष और दूसरा पक्ष है पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, व्यक्तिगत निवेशक, मांग पक्ष में है व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां। कोई भी आपको पैसा चाहिए, कल के दिन मान लीजिए आपको जॉब कहीं पर पढ़ने जाना है, कुछ भी करना है, पैसा चाहिए हर चीज के लिए, व्यक्तिगत जरूरतें आपकी हैं। दूसरा क्या है? सरकार को भी पैसा चाहिए, गवर्नमेंट, ये सब मांग की तरफ आते हैं वित्त व्यवस्था में। ये सरकार को भी पैसा चाहिए, कोई भी कंपनी हो सकती है, यदि आपको कोई व्यापार बिजनेस कुछ भी करना है, कंपनियां, इनको भी पैसा चाहिए, मांग पक्ष में आते हैं, वित्त की मांग कर रहे हैं ये। लेकिन इसका पूर्ति कौन करता है? पूर्ति करने वाले बैंक हैं, पूर्ति करने वाली बीमा संस्थाएं हैं, बहुत सारे एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका एनबीएफसी बोलते हैं हम इनको, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं, म्यूचुअल फंड हैं, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब आपके क्या हैं? पूर्ति पक्ष से जुड़े हुए हैं, जो इनकी पूर्ति करते हैं, ठीक है। अब भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटते हैं, पहला है भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। ध्यान से समझिएगा,
अब भारतीय वित्त व्यवस्था को मैं अब भारत की बात कर रहा हूं। पहले तो वित्त व्यवस्था समझे। वित्त व्यवस्था में दो चीजें होती हैं, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। अब बात करें भारतीय वित्त बाजार, जो हमारा फाइनेंस वित्त बाजार है, वो दो भागों में इसको बांटते हैं हम लोग। पहला है आपका भारतीय मुद्रा बाजार, और दूसरा आपका क्या है, भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है, आप लिखते जाइए, आपको समझ में भी आता जाएगा और देखते जाएंगे। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार की यदि बात करें, अब मुद्रा बाजार में जहां से मुद्रा की सप्लाई हो, ठीक है, अब यहां पे तीन चीजें आती हैं। इसको तीन भागों में बांटते हैं मुद्रा बाजार को। पहले तो संगठित क्षेत्र है, दूसरा असंगठित क्षेत्र है, और तीसरा जो है आपका जो है मुद्रा बाजार का उप बाजार के तौर पे इसको तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है संगठित क्षेत्र, जैसे बैंक हैं आपके, ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। संगठित क्षेत्र, आपको कोई भी लोन चाहिए बैंक आपको लोन दे देंगे। दूसरा है असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, और तीसरा है इसी का उप बाजार। संगठित क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, संगठित क्षेत्र का मतलब है जो रिजर्व बैंक के साथ बहुत सारे बैंक काम कर रहे हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट के हो, कोई भी बैंक काम कर रहा है, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, वो संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र ऐसे हैं जो साहूकार बैठे हुए, महाजन बैठे हुए हैं। आपके गांव में आप जाइए, आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप एक साहूकार है आपके गांव में, साहूकार होंगे बहुत सारे, बैंकर टाइप का काम करते हैं, बहुत सारे ज्वेलर्स वाले होते हैं, साहूकार, महाजन, सेठ, जो ब्याज में पैसा उठाते हैं, ब्याज में पैसा उठाते हैं। असंगठित क्षेत्र में सब आते हैं आपके। संगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र में क्या क्या होता है संगठित क्षेत्र में, यह भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। संगठित क्षेत्र में आपके बैंक आते हैं, आरबीआई, निजी बैंक, एनबीएफसी, सब आते हैं जो ऋण वगैरह उपलब्ध कराते हैं, लोन वगैरह उपलब्ध कराते हैं, सारे के सारे संस्थाएं आपकी आती हैं। ठीक है, मुद्रा बाजार का उप बाजार भी आपका इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका भारतीय मुद्रा बाजार है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इतना ही बताऊंगा अभी इसके बारे में। ये भारतीय वित्त बाजार के बारे में सामान्य सी समझ है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पे थोड़ा सा मैंने वित्त व्यवस्था के बारे में बताया, इसी को डिटेल में मैं बैच में पढ़ाता हूं। यही चीज जब आप पढ़ते हैं मेरे साथ, तो आप यदि मेरे साथ जुड़े रहे हैं, आपने क्लास की है, तो आपने पाया होगा कि मैंने बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आपका अंतिम टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण में आप सभी को पिछले सेशन पे मैंने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में विस्तार में काफ़ी डिस्कशन कर लिया था। अब आपको चाहिए कि आप 106 जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में तैयार कर लें। कहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है ये अब आपको काम है, 106 मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वो लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी स्वयं से। अब हम बात कर रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य की। दूसरी चीज है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य भी आपके राष्ट्रीय उद्यान के जैसे ही होते हैं। वन्य जीव अभयारण्य को ही आगे चल के राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी मिल देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वन्य जीव अभयारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य विशिष्ट प्रजातियों आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इसमें बहुत सारी प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है,
तो वन्य जीव अभयारण्यों की घोषणा भी राज्य सरकार करती है। ऐसे क्षेत्र जहां पे पर्याप्त जैविकीय, भू आकृति, जीव जंतु, वनस्पतियों आदि की बहुलता होती है, उन सभी क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। ठीक है, इसके लिए वन्य जीव बोर्ड बनाया गया है। वन्य जीव बोर्ड की पहले पूर्व अनुमति ली जाती है और वन्य जीव बोर्ड के द्वारा एक देखो, एक तो है स्थल क्षेत्र, स्थल क्षेत्र के लिए वन्य जीव बोर्ड है, और यदि कोई जलीय परितंत्र है तो भारतीय जलीय जीव बोर्ड है, उनके द्वारा इसमें अनुमति लेनी पड़ती है। और फिर वो तो अभी यदि हम लेटेस्ट में देखें तो लगभग 573 वन्य जीव अभयारण्य है। और वन्य जीव अभयारण्य गो एरिया होते हैं। देखो, इनकी संख्या बढ़ती रहती है क्योंकि सरकारें बहुत सारे क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा देती हैं। तो अभी जो लेटेस्ट है आपका, एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे एक बार फिर से रीओपन करने दीजिए। हाँ, टोटल 573 का डेटा है, 573 टोटल वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य को गो एरिया बोलते हैं। गो एरिया मतलब इसमें कोई भी जा सकता है ना, लेकिन शिकार करना वगैरह नहीं, मतलब इसमें कुछ अनुमति होती है, कुछ अनुमति होती है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट है, सबसे बड़ा। कुछ अनुमति, जैसे राष्ट्रीय उद्यान जो है नो गो एरिया होते हैं, वहां पर नहीं जा सकते, वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। पर वन्य जीव अभयारण्य में वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको आर्थिक गतिविधियां, इन सब चीजों के लिए अनुमति प्रदान होती है। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट है गुजरात में, और सबसे छोटा जो है आपका पिट्टी व गूज आइलैंड है, लक्षद्वीप में अवस्थित है। लक्षद्वीप में एक आइलैंड है छोटा सा, पिट्टी आइलैंड व गूज आइलैंड। यहाँ पे सबसे छोटा आपका जो है कच्छ डेजर्ट, तो आपको पता है सबसे बड़ा है और गुजरात में है। लक्षद्वीप में पिट्टी आइलैंड, वो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे ज्यादा यदि अभयारण्यों की बात करें तो वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लगभग 96। सबसे ज्यादा कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं, राज्यों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ डेजर्ट। सबसे छोटा कौन सा है? पिट्टी व गूज आइलैंड। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य है, 1978 में घड़ियाल संरक्षण के लिए बनाया गया था। आपका घड़ियाल संरक्षण के लिए। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपको पता है डॉल्फिन संरक्षण के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना भी की गई। अभी बिहार में डॉल्फिन संरक्षण के लिए पटना में एक रिसर्च सेंटर भी आपका बनाया गया है। तो डॉल्फिन के लिए भी, डॉल्फिन भारत का, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। हर 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन डे के तौर पे मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव भी डॉल्फिन ही है। तो इसके लिए भी एक अभयारण्य बनाया गया, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। कहां बनाया गया है? बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज एरिया में। तो कई सारे अभयारण्य हैं आपके, अलग अलग अभयारण्य, बहुत सारे अभयारण्य बनाए गए हैं। पलामू में बेतला अभयारण्य है ना, दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में, हजारीबाग अभयारण्य, कई सारे अभयारण्य। अब टोटल 573 संख्या है, पर एक बार रफली आपको याद में रखना है, रफली आपको याद में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो वन्य जीव अभयारण्य एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जहां पे जीव जंतुओं का क्या किया जाता है? सर्वेक्षण किया जाता है, उनको रखा जाता है, उनके बारे में यहां पर संरक्षण को लेकर काम किया जाता है। ठीक है, चलिए।